नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आशा करते हैं आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ कि आगामी सीटेट को आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ, देखते हैं पहले सवाल में क्या है। पहला सवाल है वो जो कह रहा है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो कॉन्सेप्ट हैं साथियों। आपने दोनों को अच्छी तरीके से देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, इस संबंध में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उनको देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह सहज और स्वाभाविक होता है, यह केवल विद्यालय में होता है, यह अत्यंत प्रयासपूर्ण होता है, इसमें व्याकरण के नियमों को रटा जाता है। तो उत्तर दे रखा है साथियों पहले सवाल का आप सभी के सामने कि यह सहज और स्वाभाविक होता है। बी, सी और डी ये तीनों जो ऑप्शन है ये भाषा अधिगम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 है आप सभी के सामने। नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो साथियों जो नोम चोम्स्की में जो बाल मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो अपनी जो इनेटिज्म जो थ्योरी दी है उसमें बताया है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल उपकरण की भी बात की है, लेकिन उसका जिक्र इस प्रश्न में नहीं है, जिसको नाम दिया उन्होंने LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यहाँ जो उत्तर है वो हमारा जन्मजात होगा। नोम चोम्स्की ने यही कहा है कि भाषा जो है बच्चों में जन्मजात क्षमता के रूप में होती है। चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन युक्ति LAD जन्मजात रूप से मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक हम बच्चों को भाषा शिक्षण जो कराते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा। क्योंकि आप सभी L1 के हैं और L1 L2 की भी परीक्षा दे रहे हैं सीटेट में, तो L1 वाले जो है वो प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो भाषा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। व्याकरण के नियमों को याद कराना, बच्चों को विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग सिखाना, केवल कठिन शब्दों के अर्थ बताना या परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करना। तो साथियों जो बिल्कुल पॉजिटिव जो आंसर है यहाँ पर इसका, वो बच्चों को विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कराना सिखाने से है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार क्या है। तो साथियों जो भाषा अधिगम और भाषा जो अर्जन है उसमें मूल जो अंतर है वो पर्यावरण का है कि कौन से पर्यावरण में भाषा अधिगम हो रही है और कौन से पर्यावरण में भाषा अर्जन हो रही है। तो भाषा का जो परिवेश है, बी ऑप्शन, वो इसका सटीक आंसर है। और बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना में, भाषा परिवेश से भाषा का अर्जन होता है, जबकि औपचारिक परिवेश में भाषा का अधिगम होता है। प्राकृतिक परिवेश में भाषा का अर्जन होता है और औपचारिक परिवेश में भाषा का अधिगम होता है। यही दोनों के बीच मूल अंतर है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो भाषा विकास के संदर्भ में जो उन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। और उसके माध्यम से उन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि बच्चे में भाषा का विकास उसके सामाजिक अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ जो ए ऑप्शन है उसी में बात कर रहा है सामाजिक अंतः क्रिया की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है। तो आपके सामने 4 उत्तर दे रखे हैं और उनके नीचे एक स्कैफोल्डिंग भी दे रखी है आपके लिए। एक थोड़ा सा आपके सहायता के लिए एक छोटा सा वाक्य दे रखा है, उससे आप आंसर तक पहुंच भी सकते हो। चित्र देखकर कहानी लिखना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है, इसकी बात कर रहा है। रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का आकलन होता है इससे चित्र देखकर कहानी लिखने से, कि आपको बच्चे आपके सामने बच्चों के सामने आपने कुछ चित्र रख दिए और उनको देखकर बच्चों को कहानी लिखनी, तो बच्चा की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है इससे। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई अभिव्यक्ति का आकलन नहीं होता, मौलिक अभिव्यक्ति का कोई आकलन नहीं होता। बच्चा सिर्फ उनको जो का तो उतारता है, तो उसमें किसी ना तो रचनात्मकता का विकास हो रहा है ना कुछ और मौलिक अभिव्यक्ति का। किसी घटना का मौखिक वर्णन करना, अगर आप कोई घटना उसको उसके जहन में और बच्चे से उसका मौखिक वर्णन कराओगे तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन हो रहा है, उसका विकास भी हो रहा है। अपने अनुभवों को साझा करना,
अगर बच्चा अपने अनुभवों को साझा कर रहा है तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का आकलन होता है, ये भी उपयोगी है। तो सबसे जो अनुपयोगी है, सबसे कम उपयोगी है, वो पाठ के अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब बच्चे को आप किसी प्रकार का वाचन देते हो, सस्वर वाचन देते हो, एक किताब दे दी और बच्चे को बोला कि आपने कि इसको थोड़े ऊंचे स्वर में आपको पढ़ना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक और संकोच को समाप्त करना, केवल शीघ्रता से पढ़ना, मौन वाचन का अभ्यास कराना, समय की बचत करना। तो यहाँ पर जब बच्चे को लाउड रीडिंग कराई जाती है, लाउड रीडिंग का मतलब ये होता है कि कक्षा के सम्मुख किसी बच्चे को आप लेकर आए हो और उसको बोला है कि आप थोड़ा जो ये जो पाठ है, ये जो पैसेज है, इसको पढ़ो और थोड़ी लाउड वॉइस में पढ़ना है आपको। तो उससे क्या होगा, बच्चे के पढ़ने संबंधी झिझक और संकोच को समाप्त करोगे आप इसके माध्यम से। भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा की कठिन पाठ्य पुस्तक, औपचारिक भाषा परीक्षा, केवल टीएलएम का प्रयोग। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है समृद्ध भाषा परिवेश, जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं कि बच्चा जो है अपने परिवेश की से इंटरेक्शन कर कर भाषा सीखता है, तो उसी से संबंधित है समृद्ध भाषा परिवेश। सॉरी। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो साथियों, उपचारात्मक शिक्षण करने से पूर्व हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ता है, निदानात्मक परीक्षण करना पड़ता है बच्चे का। तो उसमें बच्चे की जो कमियां हैं वो हमें ढूंढनी पड़ती है, और वो जो कमियां हैं उन कमियों की पहचान पर ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के आधार पर। तो साथियों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिमेडियल टीचिंग जो होती है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होती है, तो आप निश्चित रूप से आंसर तक पहुंच जाओगे। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों अलग अलग है और दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो ये जो ए ऑप्शन कर रहा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। पाठ्य पुस्तक में कैसी सामग्री हो? तो बच्चे की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और विविध रूप प्रस्तुत करती हो, जिसमें केवल नैतिक कहानियां हो, जो केवल कठिन शब्दावली से भरी हो, जिसमें केवल प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं हैं। तो साथियों, जो बालक का जो मन होता है वो अबोध होता है, और वो जो प्राथमिक शिक्षण जो होता है उसमें उस दौरान जो बच्चा है अपने जो कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं उनको दिमाग में अच्छी तरीके से रख पाता है। तो बच्चे की किताब में वो सामग्री, वो कहानियां होनी चाहिए सिर्फ जो उसके परिवेश से जुड़ी हो और उनका विविध रूप प्रस्तुत करती हो। पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? तो साथियों, पोर्टफोलियो आप निश्चित रूप से परिचित होंगे पर पोर्टफोलियो से, कि पोर्टफोलियो एक फाइल बनाते हैं हम स्कूल में, और उस फाइल में सत्र के जितने भी बच्चे से संबंधित क्रियाकलाप हैं, जिसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों आ जाते हैं, वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल करते हैं। तो उसका महत्व ये हो जाता है कि बच्चे की जो प्रगति है हम उसको समय समय पर जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं और हमें किस प्रकार का उसको शिक्षण कराना है। ये बच्चों के क्रमिक विकास का सतत प्रमाण देता है। बिल्कुल, यह केवल लिखित परीक्षा के अंक दिखाता है, यह शिक्षक का समय बचाता है, ये अभिभावकों को संतुष्ट करता है। तो ये ऑप्शन जो बता रहा है ना, वो बिल्कुल सर पोर्टफोलियो का महत्व दर्शा रहा है। ये बच्चों के क्रमिक विकास का सतत प्रमाण देता है। भाषा कौशलों का प्राकृतिक क्रम क्या है? तो साथियों, इसे की बहुत सी वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो बच्चा जो है वो शुरू में सुनना सीखता है और सुनकर ही बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना और फिर लिखना। इसको आप LSRW से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर दे रखा है LSRW ए ऑप्शन में। अनुकरण की भूमिका पर किसने बल दिया? कि मतलब बच्चा जो है अनुकरण करके भाषा का विकास करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये व्यवहारवादियों से जुड़ा हुआ है, कि व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चा जो है
अपनी भाषा का विकास अपने जो बड़े हैं उनसे अनुकरण करके सीखता है और उसमें री इन्फोर्समेंट का एक अहम योगदान होता है। तो ये जो व्यवहारवादियों का तर्क है, और यहाँ पर जो चार जो भाषाविद दे रखे हैं, बी एफ स्किनर, नोम चोम्स्की, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, तो इनमें जो व्यवहारवादी है वो बी एफ स्किनर है, जो ए ऑप्शन में है। उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी कक्षा जिसमें आप आपकी कक्षा में बहुत से बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से संबंध रखते हैं, तो उसमें शिक्षक को आप एक शिक्षक को वहां क्या करोगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा बोलने के लिए बाध्य करना चाहिए। मानक भाषा भाई आप ऐसा है, आप हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, आपकी क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलोगे, ये भी गलत है। मातृभाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल लिखित कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर जो बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा है वो कर रहा है ए ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन की सलाह क्यों नहीं दी जाती? प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को आप मौन वाचन की सलाह क्यों नहीं देते? कि बच्चा किताब ले और उसको इस प्रकार से पढ़े कि उसका उच्चारण ना हो, मन मन में पढ़े, जिसको बोलते हैं हम, वो मौन वाचन होता है। तो इसकी सलाह प्राथमिक स्तर पर हम क्यों नहीं देते? इससे बच्चों के उच्चारण संबंधी दोषों को पता नहीं चलता। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। ये समय की बर्बादी, इसमें बच्चे सो जाते हैं, बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, ये सारे इससे संबंधित नहीं है और निगेटिव भी है दो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उच्चारण संबंधी दोषों को पता नहीं चलता। अगर बच्चा साइलेंट रीडिंग करेगा तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे के उच्चारणों में क्या क्या दोष है। पियाजे के अनुसार भाषा विचार से कब आती है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। पियाजे और वाइगोस्की ने दोनों ने अलग अलग अपने जो विचार रखे हैं इसमें, कि भाषा बच्चे के संज्ञान में पहले आती है, उसके विचार पहले आते हैं। तो लेव वाइगोस्की, जिसको आप स्पेल करोगे उसकी स्पेलिंग एल से शुरू होती है, तो आप उससे याद कर सकते हो कि वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को तरजीह दी और उन्होंने कहा है कि बच्चे के संज्ञान में पहले भाषा विकसित होती है और उसके बाद विचार आते हैं। क्योंकि यह पियाजे का पूछा है, तो पियाजे ने यह कहा कि बच्चे के संज्ञान में पहले विचार विकसित होते हैं। तो विचार के संबंध में पूछा है, तो विचार कब आते हैं? बाद में आती है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है आपका यहाँ पर। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण जो हम रेमेडियल टीचर उपचारात्मक शिक्षण से पहले करते हैं, मतलब बच्चे का एक परीक्षण करते हैं कि बच्चे की कौन कौन से लर्निंग गैप्स हैं, कौन कौन सी अधिगम संबंधी कठिनाइयां हैं, उनको पहचानते हैं। तो छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका आंसर। छात्रों को अंक देना, अगली कक्षा में पदोन्नत करना, अभिभावकों को प्रगति पत्र देना, ये इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है। निदानात्मक परीक्षण में हम बच्चे के लर्निंग गैप्स की पहचान करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ ठीक है साथियों। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चे का लेखन कौशल विकसित करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति, सुंदर और स्पष्ट लिखावट, कठिन शब्दों की वर्तनी, व्याकरणिक शुद्धता। तो साथियों, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी और भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो है विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति, कि बच्चा अपने मौलिक विचार जो है वो किस प्रकार से लिख पा रहा है। तो ये ए ऑप्शन वो ठीक है यहाँ पर। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करें? तो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, जो जिनको देखने में कठिनाई है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, इसलिए हमें उनको जो शिक्षण कराना है वो सुनने के माध्यम से ज्यादा कराना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। अधिक से अधिक श्रव्य ऑडियो सामग्री का उपयोग, उन्हें कक्षा से अलग बैठाना, उन्हें पुस्तकें न देना, केवल लिखित प्रश्न पूछना। तो ये ऑप्शन जिसमें बता रहा है ऑडियो सामग्री का प्रयोग, मतलब हमें जो देख नहीं रहा तो उसके लिए ऑडियो सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करना है। तो ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो आप लगातार बनवाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें जिसको इस प्रकार के वीडियोज की आवश्यकता है। और आशा करते हैं कि आगामी जो सीटेट होने वाला है वो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसी शुभकामनाओं से आप पुनः आप सभी से अलविदा लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद।